गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पॉवर्टी एज अ चैलेंज हमने पढ़ा, जिसमें हमने दो स्टोरीज़ को स्टडी किया था। एक जो अर्बन जगह की स्टोरी थी और एक रूरल प्लेस की स्टोरी थी, जिसमें कि जब हमने पॉइंट्स जब स्टडी करे तब हमने ये पता चला था कि सबसे पहले जो उनमें कमी थी वो सबसे उनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी। और रोज़गार जो था वो उनके पास था तो सही, पर लेकिन इतना नहीं था कि वो अपनी लाइवलीहुड जो है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो अच्छे से व्यतीत कर सके। फिर उनकी साइज़ ऑफ फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ओके, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आमदनी कम थी पर लेकिन साइज़ ऑफ फैमिली ज़्यादा हो जाने की वजह से वो प्रॉपरली अपने आप को प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे। देन पुअर हेल्थ में और माल न्यूट्रिशन, और ऑब्वियसली बात हमने सुना था कि वो आउटस्कर्ट जो झुग्गीज़ होती हैं, झुग्गी झोपड़ी जो होती हैं सिटी के आउटस्कर्ट्स में या गांव के बाहर जो बाउंड्री लाइन्स या आउटस्कर्ट्स होता है वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर जो साफ़ सफाई नहीं होती तो उससे बीमार पड़ने का रिस्क रहता है। जैसे कि हमने रूरल केस में पढ़ा था कि जो लाखा जो थे उनके फादर को टीबी की बीमारी हो गई थी, उनका वो इलाज नहीं करवा पाए थे और वही सेम बीमारी उनकी माँ को है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर सिंस परिवार पे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो जो उनके चाइल्ड होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो कहीं अदर काम से अदर जो वर्क होते हैं उनमें एंगेज हो जाते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं और कुछ अर्न करते हैं, तो चाइल्ड लेबर बढ़ जाता है। फिर कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल पाती है। और लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इलिटरेसी। दोनों ही केसेस में हमने देखा था कि दोनों ही जो थे, एक लाखा था और एक शायद राम था, वो दोनों ही इलिटरेट थे। इलिटरेट होने की वजह से उन्हें कोई ऐसी जॉब नहीं, अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। वो एज ए लेबर, डेली वेज वर्कर की तरह काम कर रहे थे और जो कि इतनी इनकम नहीं थी उनके पास कि वो अपनी जो लाइवलीहुड है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्पेंड कर सकें। आज हम पॉवर्टी देखेंगे विद द रेफरेंस ऑफ द सोशल साइंटिस्ट। ओके, सोशल साइंटिस्ट का क्या मानना है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, पॉवर्टी को किस तरीके से देखा जाता है, ओके, सोशली कैसे देखा जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ओके, जैसे कि लाइक सिंस पॉवर्टी हैज मैनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट it through a variety of indicators. Usually the indicators used relate to the levels of income and consumption, but now poverty is looked through other social indicators like literacy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. पहले सोशल साइंटिस्ट केवल दो मापदंडों पर ही ये गिनते थे कि पॉवर्टी लाइक है, कोई इंसान गरीब है या नहीं है, केवल दो चीज़ पे, या तो उसका जो इनकम लेवल है और जो उसका कंजप्शन है कि कितना इनकम, जितनी इनकम है उससे कम कंजप्शन, मतलब कि क्या जो हमें खाने पीने के लिए चाहिए, कपड़े पहनने के लिए चाहिए, घर रहने के लिए चाहिए, हमारे कंजप्शन होगा, जो बेसिक हमारे कंजप्शन है। तो इनकम और कंजप्शन ये दो चीज़ दिखाई देती है कि जितनी वो इनकम लेके आ रहा है उसमें वो पूरी तरीके से मतलब फ्लेक्सिबली वो कंजप्शन कर पा रहा, दोस्त समय का खाना, कपड़े वगैरह, ये सब चीज़ें उसको मिल पा रही कि नहीं। पहले सोशल साइंटिस्ट कुछ ऐसे देखते थे, बट लेकिन अब इनको देखने का तरीका और बदल गया है। इसमें और सारी चीज़ें ऐड हो जाती है कि इनके पास प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, हेल्थ लेवल कैसा है, लिटरेट है कि नहीं, मतलब पढ़े लिखे हैं कि नहीं, इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, इनका साफ़ पीने का पानी है कि नहीं, माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, मतलब जो कुपोषण होता है जो बेसिकली बच्चों को हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल बॉडी पर असर पड़ता है, उनके दिमाग पर असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी अब काउंट होती है अंडर द पॉवर्टी। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. और अब जो poverty को देखा जाता है on the basis social exclusion और vulnerability, क्या होता है ये जानते हैं। Social exclusion, according to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in poor surrounding with other people. कहीं ना कहीं एक वो रहता है, एक मेंटेलिटी रहती है कि गरीब पीपल है तो वो झुग्गी में जाकर ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड सेट रहता ही कि दैट समवन हु इज पुअर, उसको माइंड में भी कंसेप्ट रहता है कि हमें जाके झुग्गीज में कहीं आउटस्कर्ट्स में जाके बसना है। इनफैक्ट हम एज ए पीपल जो कि हम एक अच्छे स्टेटस से हैं, मीन्स हम आराम से अपने लाइवलीहुड को स्पेंड करें, हमारे माइंड में ये मेंटेलिटी होती है कि दे आर पुअर पीपल सो दे शुड रिसाइड इन द झुग्गीज, जो
आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़ में रहती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। फिर उसके बाद में इनको किसी भी टाइप का सोशल इक्वालिटी नहीं मिल पाती है। ओके, they are also excluded from enjoying social equality of better people in better surroundings. Social exclusion can both a cause as well as consequence of poverty in the usual sense. अब social exclusion जो होता है उसके दो कारणों से होता है। एक तो गरीबी है और कहीं ना कहीं जो एक इनइक्वालिटी आ जाती है किसी के भी मन में, चाहे वो गरीब हो चाहे वो एक मिडिल क्लास पर्सन हो, कहीं ना कहीं उसका देखने का गरीब पीपल या फिर पुअर पीपल को देखने का नजरिया बदल जाता है। इन दो कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ये लोग सोशली अलग हो जाते हैं नॉर्मल पीपल से। Broadly, it is a process through which individual or groups are being excluded from facilities, benefits and opportunities that offer their better enjoy. अगर हम साइंटिफिकली या ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ऐसे पीपल्स को हर चीज़ से दूर कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो या किसी टाइप की फैसिलिटी हो या बेनिफिट्स हो। ऐसा नहीं है कि जो पुअर पीपल्स हैं इनको कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती। यस, उनको मिल सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो, बट लैक ऑफ द नॉलेज है ना, लैक ऑफ नॉलेज इस वजह की इसके कारण वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते। तो दैट इज वाई इट इज सोशली एक्सक्लूडेड, यानी सामाजिक तौर पर वो अलग हो गए हैं। A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunity. अगर हम सोशल एक्सक्लूजन को समझे तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इंडिया में कई जगह आज भी और कई जगह बहुत सालों पहले क्या होता था कि डिफरेंट कास्ट सिस्टम को ऐसी बहुत सारी कास्ट होती थी जिनको अलग कर दिया जाता था कि आप पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं आ सकते, आप ये फैसिलिटीज़ नहीं ले सकते, आपके पास आप इस कास्ट से हो तो आपके पास ऐसा हक नहीं है कि आप हमारे साथ बैठ के खाना खाएं। सो ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल होती है सोशल एक्सक्लूजन का। तो ये इस रेफरेंस में समझाया गया कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम प्रिवेल थी और आज भी कुछ सिस्टम है जहाँ प्रिवेल है तो वहाँ पर उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है। सेम वैसा ही जो पुअर पीपल है उनके साथ भी सेम ऐसा सोशल एक्सक्लूजन वाला व्यवहार किया जाता है, ना ही उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लाइक अगर एक पुअर पीपल एज ए लेबरर आता है तो हम उस मोस्ट ऑफ द वर्कर कोई भी ओनर हो तो उन्हें कम से कम वेजेस देता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है कि हमारा नज़रिया उनको देखने का दे विल वर्क एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें आती है सोशल एक्सक्लूजन में। सोशल एक्सक्लूजन दस में लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग ए वेरी लो इनकम। इस वजह से सोशल एक्सक्लूजन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है इन पुअर पीपल को। उनको लो इनकम तो मिली नहीं और भी इसके हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, लाइक उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स तक नहीं जा पाते हैं, लैक ऑफ ड्यू टू द सोशल एक्सक्लूजन। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं जा पाते हैं जो कि गवर्नमेंट रन करती, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं ड्यू टू दिस सोशल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट आता है वनरेबिलिटी। अब वनरेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, वनरेबिलिटी टू द पोवर्टी इज अ मेजर विच describes the greater probability of certain communities, say member of a backward caste or individual such as widow or a physically handicapped person, of being or remaining poor in the coming years. अब वनरेबिलिटी ऐसा वो होता है जहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी, एक सर्टेनिटी माइंड में आ जाती है दैट इफ अ पर्सन इज लाइक दैट फ्यूचर में या फिर उसकी जो कंडीशन है वो हमेशा ऐसी रहेगी। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में ये देखिए अगर एक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है या कोई विडो है, मतलब विडो यानी विधवा है, तो वो आने वाले समय में या तो वो गरीब हो जाएगी या अभी से उसकी हालत खराब हो जाएगी, ना गरीब हो जाएंगे बोथ। आइदर वो एक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है या एक विडो। ये एक मेंटेलिटी है या एक प्रोबेबिलिटी सी मानी जाती है कि अगर एक औरत जो है विधवा हो जाती है तो उसकी आने वाले दिनों में उसकी कंडीशंस फाइनेंशियली कमज़ोर होती जाएगी और हो सकता है आने वाले दिनों में वो गरीब हो जाए। ओके, vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in terms of asset, education, health and job opportunity. अब vulnerability जो डिटरमाइन किया था कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हैंडीकैप का एग्जांपल दिया गया, तो भी अगर मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई इस पर्सन को हम एज ए हैंडीकैप देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन में आता हो कि कैसे ये पढ़ेगा या कैसा ये जॉब करेगा, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चलता है। तो हम ये देख तो यहाँ पर वनरेबिलिटी की कौन कौन से ऑप्शन उसके पास है, कि अल्टरनेट ऑप्शन है नहीं है। अगर अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है तो वो आने वाले समय में वो गरीब हो जाएगा या वो उसको फाइनेंशियली उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क दिस ग्रुप फेस एट अ टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिज्म एक्सेट्रा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे लाइक रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा
प्रभाव पड़ता है कि कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, कोई टेररिस्ट अटैक कर सकता है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर पीपल जो रहते हैं वो डर के साए में रहते हैं। तो दे आर ऑल्सो वनरेबल कि दैट आने वाले शायद कुछ दिनों में अगर वहाँ पे हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो हो सकता है वहाँ के पीपल्स पुअर हो जाए। हो सकता है अगर जैसे लाइक हैंडीकैप पर्सन है, विडो वुमन है, तो वहाँ अगर ऐसी जगहों पर है जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर होने का खतरा है तो उनकी कंडीशन आगे जाके और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दिस रिस्क। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ऑप्शन जो देखे जाते हैं तो ये कैसे हम मेजर करते हैं कि क्या क्या मतलब कैसे हम ये देखेंगे कि कैसे इनके सोशल या इकोनॉमिक एबिलिटी है कि आने वाले जो खतरे हैं, आने वाले जो कंडीशंस आने वाले दिनों में किस तरीके से वो टैकल करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मानना रहता है कि फिजिकल पर्सन है तो आने वाले जो भी कठिनाई वो शायद वो पूरी तरीके से अच्छे से संभाल नहीं पाए। एक विडो वुमन सिंस इज ए वुमन तो वो अच्छे से मीन्स जो भी आने वाले कंडीशन में जो भी उसको दिन देखने पड़ेंगे तो शायद वो वहाँ पे प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाए सोशली और इकोनॉमिकल। In fact, vulnerability describes a greater probability of being more adversely affected than the other people when a bad times come for everybody, whether flood or earthquake or simply a fall in the availability of jobs. तो vulnerability जो आती है उसके बहुत सारे effects आते हैं कि जब किसी इंसान के साथ कोई बुरा समय आ जाता है तो उस समय वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है। हो सकता है बुरा समय बहुत सारी चीज़ों से होता है, ड्यू टू द एनी नेचुरल डिजास्टर, उसकी वजह से भी आ सकता है। हो सकता है किसी पर्सन की जॉब चली जाए तो उस समय वो जॉबलेस हो जाए, तो हो सकता है उस वहाँ पर भी वनरेबिलिटी वर्क करेगी कि अब आने वाले दिनों में या तो ये बहुत गरीब हो जाएगा या इसका मतलब इनकम लेवल रहेगी नहीं तो आने वाले समय में वो गरीब हो जाएगा। सो दिस इज द मीन्स एक टर्म रह जाती है यहाँ पे वनरेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक पढ़े, एक सोशल एक्सक्लूजन और एक वनरेबिलिटी। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन। ओके, क्या होती है पॉवर्टी लाइन कि हम मतलब इस जो टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस क्लास ऑफ पीपल को या हम किस बेसिस पे हम किसी पर्सन को गरीब मानेंगे। हो सकता है उसके इनकम के बेसिस पे, हो सकता है कैलोरीज के बेसिस पे। कैलोरीज बेसिकली एक यूनिट होती है एनर्जी की। लाइक आप कोई खाना खाते हो तो आपको उसमें कितनी एनर्जी बनेगी। लाइक आपने कोई नाश्ता किया तो आपकी 100 कैलोरीज बनी, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल जो है वो 100 कैलोरीज का बना। तो यहाँ पे जो कैलोरीज होती है वो एक यूनिट होती है एनर्जी की, कि जब आप कोई फूड कंज्यूम करते हो उससे आपके बॉडी में कितनी एनर्जी बनती है वो होती है कैलोरीज। तो उसके बेसिस पे कुछ मतलब वो डिसाइड करते हैं कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है या कौन अबोव पॉवर्टी लाइन है। तो इसके बारे में टॉपिक में हम जानेंगे। At the center of discussion on the poverty is usually concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income और कंजप्शन लेवल। अब बेसिकली जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर पॉवर्टी को अगर बहुत ही सिंपल से तरीके से नाम देखा जाए या पॉवर्टी लाइन देखी जाए तो उसकी किसी पर्सन की इनकम और उसके कंजप्शन से मेजर किया जाता है, या तो उसकी इनकम से मेजर किया जाता है या उसके कंजप्शन से। अगर कोई पर्सन को 2 समय का खाना मिल रहा है प्रॉपरली तो ही माइट नॉट कम इन द पॉवर्टी लाइन, बट अगर किसी पर्सन को केवल 1 समय का खाना मिल रहा है तो ही माइट कम इन द पॉवर्टी लाइन। किसी पर्सन को 1 टाइम का खाना भी प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है तो ही इज ऑल्सो इन पॉवर्टी लाइन। तो इनके अलग अलग मेजर्स होते हैं जिसमें हम इनको देखते हैं कि आइदर द पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a minimum level necessary to fulfill the basic needs. What necessary to satisfy the basic need is different at different times and in different countries. ओके, और जैसे मैंने अभी आपको समझाया जो सेम चीज़ जो यहाँ पे बोली गई है वही सेम चीज़ में समझाइए। उसका कंजप्शन लेवल है कि वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। उस चीज़ों को हम देख के हम किसी को डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर ही इज़ पुअर और नॉट। हर एक जगह पर, हर एक कंट्रीज़ पर, डिफरेंट कंट्रीज़ पे इनको मेजर करने का अलग तरीका होता है या फिर अलग उनकी स्केल होती है। हर एक कंट्री जो होती है एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करती है जहाँ पर एग्जिस्टिंग लेवल डेवलपमेंट देखा जाता है, मिनिमम सोशल नॉर्म्स देखे जाते हैं कि यहाँ पे मिनिमम कितना वेजेस मिलते हैं लोगों को, वहाँ की महंगाई है नहीं है ना। बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, वहाँ पे महंगाई है नहीं है,
और इसके साथ साथ आपका इनकम लेवल कैसी है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट रहता है जब जाके एक कंट्री अपने यहाँ पे पॉवर्टी लाइन का डिसाइड करती है। जैसे कि एक एग्जांपल ऐसा यहाँ पे लिया गया कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाओगे, अगर किसी पर्सन के पास कार नहीं है, सो ही मे कम इन द पोवर। ओके, उसको गरीब बोल देंगे कि अगर किसी पर्सन के पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है तो। बट लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो कहीं ना कहीं लग्जरी मानी जाती है ना, यानी कि दे आर फ्रॉम द लग्जरियस क्लास ऑफ पीपल दैट दे ओन ए कार। सो इनके अलग अलग मेजर्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में इनके डिफरेंट मेजर्स है। लाइक यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डेवलप्ड कंट्री, वहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एजुकेटेड, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, इनकम लेवल अच्छा है, प्रॉपर जो से वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता, जो एक्चुअल सैलरी होती है वो उनको दी जाती है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि ओके वो लेबर है, थोड़ा गरीब है तो उसको और उसके वेजेस कम कर दिया जाएगा, उसको करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा। देयर आर सो मेनी पीपल्स, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर देगा उसी रेट में, क्योंकि उसको नीड है। तो इस वजह से यहाँ पर जो वेजेस होते हैं, मतलब जो मजदूरी होती है, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे फिक्स्ड है। ओके, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब लोगों का जॉब है, तो उस वजह से वहाँ पर एक पॉवर्टी लाइन का स्केल जो नापने का होता है वो अलग रहेगा एज कम्पेयर टू, और ऐसा हर एक डिफरेंट कंट्रीज में वेरी करता जाता है। ओके, व्हाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ए मिनिमम लेवल फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एसेट्रा। अगर हम इंडिया में देखें तो मिनिमम जो लेवल होता है किसी व्यक्ति को पॉवर्टी लाइन में डालने में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? उसकी फूड रिक्वायरमेंट, कि खाना उसके पास है कि नहीं, उसके कपड़े हैं कि नहीं, पैर में चप्पल है या नहीं, लाइट है कि नहीं, उसके बाद जो चाहे वो ईंधन हो, फ्यूल हो, मतलब तेल वगैरह, एलपीजी स्टोव है या तेल है, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, लाइट है कि नहीं, उसका एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है या नहीं, मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं, ये सारी चीज़ें काउंट होती है वाइल डिटरमाइनिंग द कंडीशंस ऑफ a person who is under poverty line or not. These physical quantities are multiplied by the price in rupees. The present formula for food requirement while estimating on the poverty line is based on the described calorie requirement. Food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide this needed calories. अब इंडिया में इन प्रेजेंट जो है वो कैलोरीज के बेसिस पे नापा जाता है, जो कि सीरियल से मतलब दाल हो गई, चावल हो गए, मिल्क हो गई, शुगर हो गई, ऑयल हो गई, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। मतलब ये प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर मिलना हो तो उसका दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, ये सारी चीज़ें उसका होनी चाहिए, ऑयल होना चाहिए, जब जाके जो हेल्दी न्यूट्रिशन माना जाता है। जो कि क्योंकि मैंने बोला था कि कई जगह ऐसा होता है कि पॉवर्टी जो लाइन होती है वो काउंट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैलोरी कंजप्शन, कि वो किसकी बॉडी में कितना कैलोरी कंजप्शन होना चाहिए पूरे दिन में, जब जाके हम क्लासीफाई कर पाएंगे कि आइदर ही इज़ इन द अबव पॉवर्टी लाइन और ही इज़ इन द बिलो पॉवर्टी लाइन. The calorie needs varies from depending on the age, sex and type of work that person does. तो द एवरेज एक्सेप्टेड कैलोरी जो मानी जाती है रूरल एरिया में, गांव के इलाकों में, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि 2400 कैलोरीज पर डे कंजप्शन होना चाहिए एक पर्सन का. अगर गांव में कोई पीपल है तो वहाँ पे 2400 कैलोरीज पर डे उसको कंज्यूम करना चाहिए, ना खाने के थ्रू उसको 2400 कैलोरीज होनी चाहिए. आप गांव और शहर में दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ हैं, क्योंकि शहर में 2100 कैलोरी होनी चाहिए, 2100 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करना चाहिए एक पर्सन को, तो वो पुअर नहीं है. अब गांव में 2400 कैलोरीज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गांव के पीपल जो होते हैं फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरीज एंड ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो ये दो मेजर्स है, इससे ही ये डिसाइड किया जाता है कि आइदर द फैमिली इज़ अंडर पॉवर्टी लाइन और इज़ बिलो अबव पॉवर्टी लाइन. सो विलेज का है 2400 कैलोरीज एंड सिटीज़ के जो होते हैं वो 2100 कैलोरीज. Since people living in rural engage themselves in more physical work, calorie requirements in rural areas are considered to be higher than in urban areas. The monetary expenditure per capita needed for buying this calorie requires in terms of food and etc. is revised periodically and taking into consideration the rise of the proof. और periodically इनमें changes आते रहते हैं, जैसे कि अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो इनके जो पैसे में जो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको खरीदने के लिए, इन अनाज को ख़रीदने के लिए, जो फूड को ख़रीदने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसमें जो मॉनेटरी वैल्यू है, मतलब पैसे की कीमत है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आऊँगा तो मैं वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं, बेसिस करते हैं. पहले तो वो ये देखते हैं कि कौन कौन से अनाज खाएंगे तो उनको कैलोरीज प्रॉपर मिल पाएगी.
ओके, कैलोरीज मतलब एनर्जी इतना मिल पाएगी, उस बेसिस पे उनकी जो कीमत होती है कि ये इतनी कैलोरीज इतने रुपए में आ जाएगी, उससे फिर वो डिसाइड करते हैं कि आइदर एक जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए कि इतना अमाउंट होगा, कोई पर्सन अगर कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा या पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा। सो 2011 की एक रिपोर्ट या कैलकुलेशन है, उसमें ये माना गया था कि रूरल एरिया में अगर कोई पर्सन 816 रुपीज़ पर मंथ the poverty on the basis of the calculation for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at Rs 816 per month for rural and Rs 1000 for urban area. Despite less calorie requirement, the higher amount for urban areas has been fixed because the high price of many essential products in urban centers. अब 2011 में ये माना गया था कि 816 रुपीज़ जो है पर मंथ होने चाहिए इनको ये अनाज खरीदने के लिए। तो अगर कोई पर्सन 816 रुपये या उससे ज़्यादा कमाता है तो ही विल नॉट बी काउंटेड एज ए पुअर। अगर 816 रुपये से वो कम है तो ही विल काउंट ही और शी विल बी काउंटेड एज ए पुअर पीपल। वहीं शहर में ऐसे 1000 रुपीज़ किया था। अब आप यहाँ पे देखोगे डिफरेंस की, दोनों में डिफरेंस क्योंकि शहरों में शायद चीज़ें महंगी मिलती, इस वजह से शहर में इनकी कीमत जो थी वो 1000 रुपीज़ रखी गई थी। अगर कोई पर्सन 1000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, ओके, तो ओके, इसमें खास बात ये ध्यान रखेगी कि केवल एक पर्सन का है, ओके, पूरी फैमिली का नहीं है, क्योंकि केवल एक पर्सन को 816 रुपये पर मंथ चाहिए, जब जाके वो 2400 कैलोरीज ऑफ एनर्जी के लिए अपने लिए ऐसे ग्रेन्स खरीद पाएगा। सेम ऐसी चीज़ 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ ना, 1000 रुपये उसको लगेंगे जब जाके उसको 2100 कैलोरीज की एनर्जी देने वाला अनाज वो पूरे महीने के लिए अपने लिए खरीद पाएगा। ये केवल एक पर्सन के लिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about 4080 rupees per month will be below poverty line। और इसी बेसिस पे उन्होंने एक पूरी फैमिली के लिए बनाया था एक अर्निंग, जो कि अगर रूरल एरिया में अगर कोई भी फैमिली 4080 रुपीज़ से अगर वो कम कमा रही है तो वो फैमिली पोवर्टी लाइन के नीचे आई, मतलब वो गरीब फैमिली कहलाएगी। ओके, इसके जो मेजर्स होते हैं वो अलग होते हैं। फैमिली में लाइक देयर 2 पर्सन एंड 2 चिल्ड्रंस, इस बेसिस पे ना जो फैमिली 4 पीपल्स के हिसाब से ये बनाया गया था। ओके, देन अ सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरिया वुड नीड ए मिनिमम रुपीज ऑफ 5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। सेम शहर में अगर कोई फैमिली रह रही है तो उसको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी 5000 पर मंथ की। ओके, द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 years। हर 5 सालों में ये चेंजेस होती रहती हैं, क्योंकि हर 5 सालों में प्राइस राइज होती है, बहुत सारी चीज़ों की वैल्यूज बदलती है, इस वजह से हर 5 साल में पीरियडिकली इनको चेंज किया जाता है। दिस सर्वेज आर कैरिड बाय द NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इनके थ्रू ये सर्वे किए जाते हैं। हाउएवर, मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर द पॉवर्टी लाइन, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.9 पर पर्सन पर डे। ये हमारे यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है NSSO, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। इनको ये वेरियस सर्वेस करते हैं, उसके बेसिस पे ये तय करते हैं कि क्या मिनिमम रुपी होने चाहिए फॉर ए फैमिली जो कि मानी जाएगी एज ए पॉवर्टी लाइन और नॉट। ओके, बट लेकिन ऐसे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री होती है, वर्ल्ड बैंक होती है, उनके अलग मेजर्स होते हैं। लाइक जैसे वर्ल्ड बैंक के हिसाब से क्या मेजर है कि ऑलमोस्ट $1.90, यानी कि लगभग $2 एक पर्सन पर डे कंजप्शन होना चाहिए, जब जाके वो मतलब वो पुअर नहीं कहलाएगा। $2 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये, अप्रॉक्सीमेटली, मैं पूरा नहीं हो रहा, अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये पर पर्सन एक दिन उसको चाहिए, जब जाके वो अपने लाइवलीहुड बहुत अच्छे से जी पाएगा। और ये है 2011 का रिपोर्ट। ओके, अब जो आज है 2021, तो करीबन 10 या 11 साल हो गए, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर आज हमने पॉवर्टी लाइन और 2 टॉपिक सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉवर्टी एस्टिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे और एक स्टोरी के बारे में जानेंगे, जो कि एक स्मॉल विलेज में एक पर्सन की है, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।